तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12 की अंग्रेजी का पाठ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इस पाठ की जो लेखिका हैं तिसानी दोषी हैं। देखिए, इस पाठ में हम आपको वो कुछ लेकर आए हैं जो आप जानना चाहेंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। न केवल मैं पाठ की समरी एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा, हर तरह के प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, ऐसे टाइप हो, इस चैप्टर से जो जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सबको मैं डिटेल से एनालिसिस करके समझाऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं वादा करता हूं आप इसको नहीं भूल पाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, अर्थात इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो अनटच रहेगा, क्योंकि मैंने इस पाठ की जो समरी है वो इस तरह से लिखी है, सरल भाषा में लिखी है कि सारे प्रश्न उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये पाठ न केवल कक्षा 12 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि उन सभी अध्यापकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है जो कक्षा 12 की अंग्रेजी का अध्यापन कराते हैं। हाँ, मैं और बता दूं कि ये पाठ उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण तो होगा ही जो अंग्रेजी में बहुत अच्छी दक्षता रखते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जो अंग्रेजी में जिनका हाथ तंग है, क्योंकि मैंने प्रत्येक चीज को बड़े सरल रूप में समझाया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं लेखिका के परिचय के साथ। तो जैसा मैंने बताया, इस पाठ की जो ऑथर है वो तिसानी दोषी हैं। देखिए, वो तिसानी दोषी न केवल एक कवित्री हैं बल्कि एक जर्नलिस्ट भी रही हैं और डांसर भी रही हैं। उन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो तिसानी दोषी का एक ट्रेवल ब्लॉग है, अर्थात यात्रा वृतांत है, वो हम आपको लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर इंग्लिश में। अगर कोई कठिन शब्द होगा तो मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगा। तो देखिए, इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ हर विजिट टू अंटार्कटिका विच इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जो लेखिका है तिसानी दोषी अपनी यात्रा जो उन्होंने अंटार्कटिका की थी उसका वर्णन करती हैं, जो कि संसार में सबसे ठंडा, सूखा और हवादार है। विंडीएस्ट मतलब हवादार है। She went there with a group of 52 students. जहां वो 52 स्टूडेंट के ग्रुप के साथ गई थी। They all went under the student on ice program, which aimed at taking high school students to the end of the world and providing them inspiring educational opportunities. वे 52 जो स्टूडेंट थे उनके साथ गई थी और जो प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत इस टूर को ऑर्गेनाइज किया गया था उसका नाम क्या था? स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भावी पीढ़ी है उनको प्रेरणात्मक एजुकेशनल उपलब्ध कराई जाए, उनके अवसर उपलब्ध कराए जाएं, वो अपनी आंखों से देख सकें कि भाई हमारी प्रकृति पर इस ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण प्रदूषण का और बढ़ती हुई जनसंख्या का किस प्रकार दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। तो बच्चे अपनी आंखों से देखकर उसको सीख सकें और आगे यही नीति निर्माता बनेंगे, यही भविष्य है हमारे देश के या विश्व के, तो वो सीख सकें और जान सकें कि प्रकृति के साथ क्या क्या हो रहा है। तो यही इस टूर का मुख्य उद्देश्य था। दे वेंट ऑन रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड द एकेडमिक सोकोल्स्की, और वे अंटार्कटिका एक समुद्री जहाज था अनुसंधान करने वाला जिसका नाम एकेडमिक सोकोल्स्की था और जो रूस का था उसमें गई थी। द प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, और इसके जो मुखिया था वो कौन था? कनाडा का जॉफ ग्रीन था। From her experience, the writer says that Antarctica is the place to go if we want to understand the Earth's present, past and future. लेखिका अपने अनुभव के आधार पर इस चैप्टर में कहती हैं कि यदि हमें पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानना है तो हमें अंटार्कटिका अवश्य जाना होगा। There will be also come to know how global warming is harming this Earth of ours.
वहां जाकर हम जान सकेंगे, प्रत्यक्ष देख सकेंगे कि हम किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हमारी धरती माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी सी देयर रिसीडिंग ग्लेशियर्स, वहां हम देखेंगे कि किस तरह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्स, और बड़ी बड़ी जो शिलाखंड हैं बर्फ के वो गिर रहे हैं। एज ए रिजल्ट देयर कैन बी फ्लड्स एंड मेनी लो आइसलैंड कैन गो अंडर वाटर। इसका परिणाम क्या होगा कि वहां बाढ़ आ सकती है और जो छोटे छोटे आइसलैंड हैं या आइलैंड हैं वो पानी के अंदर जा सकते हैं। Thus a visit to Antarctica can warn us of the dangers arising from deforestation। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग अंटार्कटिका की यात्रा करेंगे तो वहां जाकर स्वयं देख सकेंगे कि खतरे जो बढ़ रहे हैं किसके कारण, डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, वनों का नाश किया जा रहा है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन जो अत्यधिक मात्रा में जलाए जा रहे हैं उसके द्वारा, एंड ओवर पॉपुलेशन, और बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो देखिए बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक ईंधनों के दहन और वन के कटाव के कारण जो पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। उसके दुष्परिणाम अपनी आंखों से आप वहां जाकर देख सकते हैं। यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, बच्चों को वहां ले जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए मैंने यहां आपको दिखा दिए कि भाई कि किस तरह से ये वहां का दृश्य, अंटार्कटिका का पेंगुइन वहां पाई जाती है। ये वहां 24 घंटे की रात और 24 घंटे का दिन होता है, तो ये दिन का समय है भाई। और ये बताया है कि भाई एक्सेसिव जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापक्रम निरंतर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता जा रहा है, उसके कारण किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ सकती है और अनेक जो आइलैंड, इंडोनेशिया जैसे ये देश, इंग्लैंड, फ्रांस, ये डूब सकते हैं भाई। अब देखिए, अब मैं आपको इस चैप्टर का सिंप्लीफाइड अर्थात सरलीकृत रूप प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका परिणाम क्या होगा कि आप ढंग से इसको देखें, एक एक लाइन को ध्यान से सुने, और इसका अच्छा सुखद परिणाम क्या होगा कि आप प्रत्येक प्रश्न का, कैसा भी प्रश्न हो, चाहे वो लघुत्तरात्मक हो चाहे दीर्घोत्तरात्मक हो, उसका उत्तर बहुत सटीक ढंग से अंग्रेजी में दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मानना नहीं, विश्वास है। आप देखिए मैंने कितने सरल ढंग से आपको इस पाठ को लिखा है भाई। तो देखिए, द नैरेटर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ heads towards Antarctica aboard academic Sokolsky, a Russian research vessel with a group of students। ठीक है, बहुत सरल सी भाषा है, आप समझ गए होंगे। She commenced her journey 3 तो वो अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री से वो शुरू करती हैं, जो उस समय मद्रास कहलाता था, आजकल जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। सी क्रॉस्ड 9, ये 9 नहीं है, 9 है भाई, 9 टाइम जोन्स, और अंटार्कटिका तक, मतलब मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए उनको 9 टाइम जोन्स पार करने पड़े थे। ठीक है, जैसे भारत का एक टाइम जोन है, अमेरिका का 9.5 घंटा हमसे पीछे है, ठीक है, और जीएमटी से हम 5.5 घंटा आगे हैं। 6 चेक पॉइंट, इस यात्रा के दौरान 6 चेक पॉइंट पड़े थे। 3 ओशियंस, 3 महासागर पड़े थे। एंड मेनी इकोस्फीयर टू रीच हर डेस्टिनेशन, अपनी गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या पार करना पड़ा? 9 टाइम जोन्स। ठीक है, 6 चेक पॉइंट्स, 3 ओशियंस एंड मेनी इकोस्फीयर। इकोस्फीयर का मतलब ऐसी जगह जहां एक जैसा वातावरण हो, पर्यावरण हो। ठीक है, तो ऐसे अनेकों पर्यावरण वाली जगह उनको पार करनी पड़ी थी, और उस यात्रा में लगभग 100 से अधिक घंटे लगे थे। ठीक है भाई। सी फाइनली रीच द अंटार्कटिका कंटिनेंट, सी फेल्ट रिलीव्ड, जब वो अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंच गई तो उनको बहुत एक सुखद आभास हुआ। एंड वंडर्ड, और आश्चर्य भी हुआ, अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द कंटिनेंट, कि भाई ये पूरा कंटिनेंट माने महाद्वीप, कितना एकाकी है ये महाद्वीप। एंड द
historic time when India and Antarctica were a part of the same landmass। फिर लेखिका सोचने लग गई कि बहुत कालांतर पहले भारत और अंटार्कटिका जब किसी एक ही भूभाग के भाग थे तो कैसा रहा होगा। अब वो पुरानी दुनिया में पहुंच जाती है। तो देखिए आगे लेखिका हमको पुरानी दुनिया में कैसे ले जाती है। नैरेटर से लेखिका कहती हैं क्या कि 650 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है। अंटार्कटिका वाज ए पार्ट ऑफ जायंट एमलगेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना, कि अंटार्कटिका उस समय एक सुपर महाद्वीप जिसे गोंडवाना के नाम से जानते थे उसका एक अभिन्न अंग था। ठीक है। देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, ये उस समय की बात है जब मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं था, मानव नहीं था भाई उस समय। एंड ऑन द प्लेनेट एट दैट टाइम द क्लाइमेट वाज वार्म देन, उस समय जलवायु बहुत गर्म थी। एंड देयर वाज ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, अनेक प्रकार की फ्लोरा और फोना मतलब वनस्पति, बहुत तरह की वनस्पति थी वहां इस समय। उस समय की बात है जब 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है। उस समय जलवायु बहुत गर्म थी, मानव अस्तित्व में नहीं था और अनेकों तरह की जो वनस्पतियां उस समय थी। द सुपर कंटिनेंट, ये जो सुपर कंटिनेंट था, बहुत बड़ा जो महाद्वीप था गोंडवाना, एग्जिस्टेड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, इसका अस्तित्व लगभग 500 मिलियन साल तक ऐसा ही रहा भाई। एंड देन द लैंड मास ब्रोक, और उसी समय घटना घटी कि जो उस समय डायनासोर थे वो लुप्त हो गए और जो बड़ा भूभाग था जिसमें अंटार्कटिका, अमेरिका, भारत सब एक ही भूभाग के हिस्से थे। उस समय अमेरिका ये नाम नहीं थे क्योंकि मानव अस्तित्व में नहीं था, तो ये पूरा भाग एक ही था। उसी समय अनेकों ऐसी भौगोलिक प्रक्रियाएं हुई कि जो लैंड मास है, ये बड़ा भूभाग है, वो टुकड़ों में विभाजित हो गया। विद द एक्सटेंसिंग ऑफ डायनासोर, उसी समय लुप्त हो गए डायनासोर। उस समय द लैंड मास सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज शेपिंग इनटू द ग्लोब दैट वी नो टुडे, और उसी समय गोंडवाना ऐसे भागों में टूट गया, अनेकों देश बनाते हुए टूट गया, जो ग्लोब में हम आज देखते हैं कि भारत अलग है, अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, अंटार्कटिका अलग है। तो वे बाबा जो भूभाग है अलग अलग बने कब? 500 मिलियन वर्ष पहले भाई। From the continent of Antarctica we can get an understanding of the evolution of human existence on this planet। अब अंटार्कटिका का जो अध्ययन अगर हम करेंगे तो हम जान सकते हैं कि भाई मानव की उत्पत्ति विभिन्न चरणों में कैसे हुई। एंड वेयर द ह्यूमंस आर हीडिंग नाउ, और अब मानव सभ्यता कहां जा रही है। भाई हम अपने अतीत को देख सकते हैं कि हमारी उत्पत्ति किन चरणों में हुई, वहां जाके अध्ययन करके अंटार्कटिका पे। और ये भी हम देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े जो आइस शेल्फ है वो टूट रहे हैं, उनके माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि हम किधर बढ़ रहे हैं। कहीं मानव के अस्तित्व पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। बिल्कुल, अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो अगले 30 साल में इंडोनेशिया जो बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है वो डूब जाएगा। इसी तरह इंग्लैंड ने इन और जो वेस्ट इंडीज में अनेकों देश हैं, जमैका आदि जो है, अनेकों देशों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं भाई। इट ऑल्सो इनलाइट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स ओजोन एंड कार्बन। द नरेटर स्टेज फॉर 2 वीक्स इन अंटार्कटिका, लेखिका लगभग 2 सप्ताह तक वहां रही भाई। Where 90% of the Earth's total ice volumes are stored, जहां पर पूरे संसार की 90% बर्फ है, जमी हुई है। मिजेज एंड माइट्स, छोटे छोटे जीव भी हैं वहां, बर्फ में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं। ब्लू व्हेल्स, बड़ी बड़ी नीली व्हेल्स भी है, नीले पानी में, स्वच्छ पानी है भाई, प्रदूषित नहीं है अभी वहां, क्योंकि मानव इतना ज्यादा वहां गया नहीं है। वहां ब्लू व्हेल्स भी पाई जाती है, व्हेल्स मछली जाए होती है।
and limitless expanse of huge icebergs surrounded her with no existence of human life. वहां बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं, दूर दूर तक नीला क्षैतिज दिखाई देता है, लेकिन मानव का कोई अस्तित्व वहां दिखाई नहीं देता है. The surreal 24-hour summer lights and airy silence often interrupted by the breaking sound of an iceberg was mind-boggling. लेखिका जब वहां देखती है कि वहां 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे की रात है और वहां बिल्कुल निस्तब्धता है, कोई आवाज नहीं है. केवल आवाज कब होती है जब बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ टूटते हैं, उनकी करकराहट जब होती है उस समय ये निस्तब्धता टूटती है. तो लेखिका एक अजीब सी दुनिया में स्वर्गिक जो आनंद की अनुभूति करती है. तो देखिए मैंने यहाँ आपको दिखा दिए कि कैसे गोंडवाना था भाई, पूरा लैंड मास एक था, मतलब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तुम्हारे अंटार्कटिका, ये सभी एक ही भूभाग के हिस्से थे. और कितने वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है. और फिर कालांतर में जब इसमें अनेकों भौगोलिक प्रक्रिया हुई, डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हुआ, ममल्स का विकास हुआ, उसी समय धरती का ये बड़ा भूभाग जो गोंडवाना था अनेकों देशों में टूटा. और टूटने के कारण ही एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो आज ग्लोब पर आप लोग देखते हैं, ये अस्तित्व में आए. ठीक है, तो आपको आशा है सबसे अच्छी रूप में ये समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं इस पाठ को. ये प्रश्नों में है, आपको लिखने हैं, इसलिए सरल ढंग से मैंने लिखे हैं. ठीक है. The narrator says that human beings have been on earth for about 12,000 years. लेखिका बताती है कि मानव अस्तित्व में लगभग 12,000 साल पहले आया था भाई. In this short span of time, इस छोटे से समय में देखिए पूरे धरती का या इस ब्रह्मांड की आयु की अगर हम बात करें तो 12,000 वर्ष एक क्षण मात्र प्रतीत होते, एक छोटी सी इकाई लगता है 12,000 वर्ष. तो 12,000 वर्ष जो हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी उम्र भाई मुश्किल से 60-70 वर्ष होती है औसतन हमारी आयु. तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई 12,000 साल. पर लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की आयु का अगर हम पता लगाएं तो एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम दिखाई देता है. तो देखिए, ह्यूमंस हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर बर्ड्स. मानव ने अपने कुकृत्यों के माध्यम से इस पर्यावरण की दशा ही बदल दी है, जो बुरे से बुरा है भाई. Humans have dominated the earth by establishing cities. धरती के नक्शे को ही बदल दिया है. कैसे, किस रूप में कि अनेकों बड़े बड़े शहरों को बसाकर एंड मेगा सिटीज, बड़े बड़े महानगरों को बसाकर, which have led to the encroachment of mother nature. जो हमारी मातृभूमि है, मदर नेचर है, उसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है. द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और सबसे बुरी बात क्या हुई कि जिस तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, हैज एडेड टू मोर डिस्ट्रेस. और म्हणजे कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई कि, और कोड़ में खाद वाली बात हो गई कि जो जनसंख्या बढ़ती हुई है भाई, इसने और समस्याएं पैदा कर दी हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर बैटलिंग विद ईच अदर. आज मानव एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस. क्योंकि प्रकृति में जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, वो लिमिट में है, लेकिन इनका दोहन बहुत बुरी तरह से हो रहा है, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं. अमेरिका और इराक का क्या था, ईंधन. अब यूक्रेन और रूस में क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई उसको उसके रिसोर्स चाहिए. अमेरिका अपनी नाटो के माध्यम से वहां अपनी पैठ बजाना चाहता था, लेकिन रूस ने मना कर दिया कि भाई ये तो मेरा अभिन्न अंग रहा है, तो इसके लिथियम के भंडार पर सबसे पहले मेरा हक है. तो ये सब एक दूसरे को जिस तरह से लड़कर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं भाई, ये सबसे खतरनाक है. द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग. पूरे विश्व का जो तापक्रम है जो एवरेज है, औसत है, वो बढ़ रहा है. एंड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीज. और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है
वो बढ़ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है कि जो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है ईंधनों को जलाने से, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या लकड़ी हो, कोयला हो, इनको जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हवा से 2.5 गुना भारी होती है और ये वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाती और पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी के निकट ही ये अपना एक परकोटा बना लेती है। तो दिन में जो पृथ्वी गर्म होती है सूर्य के माध्यम से, शाम को जो ठंडी हो जाती थी अब वो ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही गर्मी ऊपर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परकोटा है उसको जाने से रोक देता है और इससे पृथ्वी का जो तापक्रम है निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है और इसी का दुष्परिणाम है कि कई देशों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। भाई, द नरेटर इज अलार्म्ड बाय मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ऐसे अनुत्तरित कई प्रश्न जो चेतावनी भरे हैं, ठीक है भाई, अलार्म चेतावनी भरे हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज, लाइक What if West Antarctica ice sheets melts entirely? क्या होगा यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए? अगर इसी तरह से तापक्रम बढ़ता रहा, क्या होगा यदि अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए? और इफ द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट विल बी डिस्टर्ब्ड, या गल्फ स्ट्रीम जो गल्फ की जो धाराएं वो पूरी तरह से व्यवधान आ जाए, बड़े बड़े आइसबर्ग आ जाए उनके अंदर, उनकी धाराएं रुक जाएं या उनका रास्ता बदल जाए, और या विल द वर्ल्ड कम टू एंड वन डे, क्या इसी तरह देश दुनिया का अंत हो जाएगा एक दिन? अंटार्कटिका हैज ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस डिबेट। इस डिबेट में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। द अर्थ्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाई हिडन अंटार्कटिका। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई धरती का अतीत अगर हमें देखना है, वर्तमान देखना है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हमें अध्ययन करना है तो अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान है। द मेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड इज दैट स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन कॉज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। सबसे देखने वाली बात है कि वातावरण में अगर एक छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका बड़ा परिणाम होता है। इसका उदाहरण दिया है, क्या दिया है? ये प्रश्न में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, यही आ जाएगा पूरा कि टिनी फाइटोप्लैंक्टन इन द वाटर इज फूड फॉर सी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द एरिया। कि जो मरीन मतलब समुद्री जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक छोटा सा एक कोष की एक पौधा है जिसका नाम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये पाया जाता है। इफ द ओजोन लेयर गेट्स थिनर, अब इसकी विशेषता क्या है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है ये कम तापक्रम पर भाई जीवित रहता है और समुद्री जीवों को भोजन प्रदान करता है। कैसे? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है और जो समुद्री जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं चाहे जंतु हैं, वो सब इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब क्योंकि ये कम तापक्रम पर काम करने वाला पौधा है तो जो ओजोन लेयर है, देखिए ओजोन जो लेयर है ना, ओजोन की जो परत है वो घटती जा रही है, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। तो इसके जो कार्य करने की ये जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बाधित हो रही है और ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में ये अपना काम करना बंद कर दे तो जो समुद्री जीव जंतु इस एरिया में रहने वाले हैं उनके अस्तित्व पर ही संकट मंडरा जाएगा भाई। This turn will impact the lives of other beings in the region and even the global carbon cycle. ठीक है? The narrator had an unforgettable experience in Antarctica. अविस्मरणीय अनुभव रहा भाई अंटार्कटिका में लेखिका का at 65.55 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहां है ये? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। कितने डिग्री पर? 65.55. They were asked to descend, seeing crater seals on the outskirts was a breathtaking moment. Tisani Doshi is overwhelmed with the beauty of balance in play on our planet. She has many questions in mind that are still unanswered, but she is optimistic. वे आशावादी भी है
that next generation children are full of idealism to save the earth, कि भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं जो उनके साथ यात्रा पे गए थे यहाँ कुछ सीख कर आएंगे और इस तरह के कानून नियम बनाएंगे, ऐसी आदतें में सुधार करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगी जा सके, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगी जा सके, वनोन्मूलन, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा सके। ऐसे कानून ये जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो बनाएगी, ऐसे नियम लाएगी, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच लाएगी जिससे हमारी प्रकृति या धरती माता को बचाया जा सके भाई। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को। हियर इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आपने कितने ढंग से इसको पढ़ा है, अब आपकी परीक्षा है भाई। विद द टीम ऑफ विच कंट्री डिड द तिसानी दोषी वेंट टू अंटार्कटिका। तिसानी दोषी किस देश के टीम के साथ गई थी भाई? एकेडमिक सोकलस की जो रूसी अनुसंधान समुद्री जहाज था, ठीक है, उसके साथ गई थी। किसके साथ गई थी? रसिया। तो कहां है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फ्रॉम विच सिटी डज दिस ऑथर जर्नी स्टार्ट। किस शहर से इस लेखिका की यात्रा शुरू हुई थी? कहां से? मद्रास से। कहां है भाई मद्रास? ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी हाउ मेनी आवर्स डिड द टीम ट्रेवल टिल दे रीच अंटार्कटिका। यात्रा के शुरू से अंटार्कटिका पहुंचने तक टीम ने कितने घंटे की यात्रा की थी? उसमें देखिए लेखिका, कुछ यात्रा लेखिका ने कार के माध्यम से की थी, कुछ हवाई जहाज के माध्यम से की थी, कुछ उस समुद्री जहाज जो अनुसंधान जहाज है एकेडमिक सोकलस की उसमें की थी। टोटल मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा की थी। तो कहां है भाई? 100 आवर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट था 650 मिलियन ईयर एगो। कहां है भाई? एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप देख लेना, मैं सीधे सीधे बताता जा रहा हूं। व्हाट कॉज अंटार्कटिका टू फ्रीज? क्या हुआ कि अंटार्कटिका फ्रीज जम गया था भाई? अमलगेशन ऑफ गोंडवाना। ठीक है भाई। अंटार्कटिका इज बेस्ट टू स्टडी। अमेरिका सबसे अच्छा है क्या अध्ययन करने के लिए? फ्यूचर का बिल्कुल, पास्ट का भी अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट, ये सभी है भाई। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य का अगर हमें धरती की का अध्ययन करना है तो अंटार्कटिका जाना ही होगा। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। वाई अंटार्कटिका इज कॉल्ड द प्रेस्टाइन प्लेस ऑन द। क्यों कहलाता है कि भाई वहां ना तो मानव है ना प्रदूषण है ना? तो देखिए, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन नेवर सस्टेन्ड देयर। वहां कोई मानव की आबादी नहीं रही, पहला कारण। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न को देखिए आप, क्या ये शॉर्ट आंसर टाइप में नहीं आ सकता? आ सकता है भाई। वाई अंटार्कटिका इज कॉल्ड द प्रेस्टाइन प्लेस ऑन अर्थ। आ गया? कैसे आप लिखेंगे? कैसे लिखेंगे आंसर? अंटार्कटिका इज कॉल्ड द प्रेस्टाइन प्लेस ऑन द अर्थ बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन नेवर सस्टेन्ड देयर। मानव आबादी वहां कभी नहीं रही। नंबर 2, इट होल्ड्स 500 मिलियन ईयर्स ऑफ कार्बन रिकॉर्ड। नंबर 3, बिकॉज दिस इज रेयर इन इटसेल्फ। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट, इसलिए डी आ जाएगा आंसर सही। ठीक है भाई, ये तो नहीं है, रेयर तो कई स्थान है, ठीक है, पर वहां हम पृथ्वी के भूत और भविष्य और वर्तमान को नहीं जान सकते। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑथर इज वर्किंग विथ आइस स्टूडेंट ऑन आइस? ठीक है, कौन सा प्रोग्राम का नाम था जो कनेडियन जोफ ग्रीन के अंडर चल रहा था? वो क्या था भाई? कहां है? स्टूडेंट ऑन आइस। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नवा प्रश्न देखिए। होम डिड जोफ ग्रीन वांट टू इंक्लूड इन टीम टू स्टडी अंटार्कटिका? कि जोफ ग्रीन जो पहले धनाढ्य लोगों को अंटार्कटिका की यात्रा कराता था, उसके मन में अचानक सोच आई कि क्यों ना हम इन लोगों को हमारी यात्रा में शामिल करें, जिससे वो आगे इस धरती मां को बचाने के लिए, भविष्य की नीतियां निर्धारित करने के लिए
कुछ कदम उठा सके। तो वो कौन थे भाई? सेलिब्रिटीज नहीं थे, रिटायर्ड रिच नहीं थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स नहीं थे, वो हाई स्कूल स्टूडेंट थे। क्योंकि वही लोग, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, यही भविष्य के निर्माता हैं, भविष्य के नीति निर्धारक होंगे, भविष्य के कर्ता धर्ता होंगे। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? अभी बताया था कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है। एक उसकी भाई पौधे हैं जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, कम तापक्रम पर कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से समुद्री जीवों को जो अंटार्कटिका के रीजन में रहते हैं, चाहे समुद्री जीव है या कुछ भी है, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये क्या है भाई? माइक्रोस्कोपिक मरीन एग्ले, फ्लोटिंग डेविल, ये क्रस्टेशियन एंड जेलीफिश। ये क्या है भाई बताइए? ये क्या है भाई? माइक्रोस्कोपिक मरीन, ये ऑप्शन सी। ठीक है भाई। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस? कितने थे? 52 थे। ये तो बता दिया मैंने। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने शुरुआत में इसको बताया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट एनिमल डिड द ऑथर सी इन अंटार्कटिका? कौन सा जीव लेखिका अंटार्कटिका में देखती है? डॉल्फिन गलत, वेल्स नहीं भाई, कीवीज नहीं, ये ऑप्शन डी, क्रेविएटर सील्स देखती है वो, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप दैट टुक दोषी एंड टीम टू अंटार्कटिका? उस शिप का क्या नाम था जो दोषी और उसकी टीम को अंटार्कटिका ले गई थी? उसका नाम क्या था? एकेडमिक सोकोल्स्की, जो रशियन रिसर्च वेसल था भाई। ठीक है, रूस का अनुसंधान करने वाला समुद्री जहाज था जिसके माध्यम से वो अंटार्कटिका पहुंची थी। उसका नाम क्या था? एकेडमिक सोकोल्स्की। 14वां देखिए, द ड्रैग पैसेज वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ। कैसे बने? जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ज्वाइन करे थे तब बने थे। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ। ठीक है, साउथ अफ्रीका ड्रिफ्ट हुआ, किसका था? टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और वो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिल गया, इससे ड्रैग पैसेज बने थे भाई। What is the purpose of the journey to the world's most preserved place Antarctica? जो सबसे ज्यादा संरक्षित है विश्व में, ठीक है, उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? टू टूर द वर्ल्ड, संसार की यात्रा करना? नहीं भाई। टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ? नहीं भाई, संसार की सुंदरता। टू नो द जियोग्राफी मोर क्लोजली? नहीं साहब। टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, कि भाई वो जो नए पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनकी जो दिमाग में बात डाली जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, भावनात्मक रूप से प्रेरित किया जाए, उनको दिखाया जाए कि भाई किस तरह से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? इसमें बाई टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, बाई शोइंग द ग्लोबल वार्मिंग, बाई शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है भाई, तो बाई शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Why is visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका की यात्रा ही क्यों आवश्यक है? बिकॉज देखिए, बिकॉज हियर कैन सी, सॉरी छींक आ रही है भाई, हाँ भाई, बिकॉज हियर कैन सी वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ। क्योंकि वहां जाकर हम देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ है वो पिघलकर धरती के तापक्रम के कारण समुद्री का जो समुद्र तल है वो बढ़ेगा, और समुद्र की जो किनारे बसे शहर हैं या देश हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18वां देखिए, व्हाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका? लेखिका अंटार्कटिका की यात्रा पर क्यों गई? टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेनेट, टू सी द वाइड एक्सपेंस, टू एंजॉय द कोल्ड वेदर। ऑप्शन ए अपने आप दिख रहा है। क्यों गई थी? कि टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि वो ग्रह के भूत वर्तमान और भविष्य को अच्छी तरह से जान सके, इसलिए गई थी, ना कि
बड़े बड़े सफेद चादरों को देखने के लिए, विस्तार को देख, बर्फ के पार नहीं, ये भी सही है, एंजॉय करना भी सही था, ये भी सही है, पर सर्वश्रेष्ठ सही कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आपको वो विकल्प चुनना है जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उपयुक्त है। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? उन्होंने अपनी यात्रा को धरती के अंत की यात्रा क्यों कहा है? क्यों कहा है भाई? धरती का अंत कहां माना जाएगा? जहां कोई मानव नहीं हो, है ना, जो बहुत दूर हो, वहां तक पहुंचने के लिए ढेर सारा समय लगे, अर्थात अनेकों चेक पॉइंट प्राप्त, है ना, और टाइम जोन को पार करना पड़े, ये सारे कारण थे। तो ये बड़े प्रश्न में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो कैसे लिखेंगे? दी ऑथर हैज कॉल्ड हर जर्नी ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बिकॉज इट वॉज टू फार, बहुत ज्यादा दूर था, एंड देयर वॉज नो ह्यूमन रेस और प्लांट्स एग्जिस्ट, ना कोई पेड़ पौधा है वहां, ना कोई मानव का वहां अस्तित्व था। एंड टू रीच देयर शी हैज टू क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स को पार करना पड़ा, 6 चेक पॉइंट को पार करना पड़ा, 3 वाटर बॉडीज एंड मेनी इकोस्फीयर टू रीच देयर। ठीक है भाई, तो ऑल ऑफ दीज है भाई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। व्हाई इज अंटार्कटिका एज ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस? वहां प्रतिबंधित एरिया क्यों? केवल शोध वाले व्यक्ति वहां जा सकते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज इट इज टू कोल्ड, गलत। बिकॉज ऑफ नो लाइफ, गलत। बिकॉज ऑफ स्नो, गलत। ऐसे तो गलत जगह भाई। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि भाई अगर मानव को अनुमति वहां भी दे दी गई तो मानव वहां भी प्रदूषण फैलाएगा, वहां भी गंदगी फैलाएगा, ये हमारी सोच नहीं बदलेगी भाई। 21वां प्रश्न देखिए, हु वाज जॉफ ग्रीन? जॉफ ग्रीन कौन था? कनेडियन व्यक्ति था जो इस प्रोग्राम का हेड था। जॉफ वाज ए फेलो ऑफ रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर क्लब। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट वाज द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल? समुद्री जो खोजी अनुसंधान जो जहाज था, समुद्री जहाज था रशियन, उसका क्या नाम था? एकेडमिक सोकोल्स्की। व्हाट वाज गोंडवाना? ये फिर आ गया भाई, एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट था। व्हाट वंडर्ड तिसानी दोषी? तिसानी दोषी को आश्चर्य किस बात को? जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम अंटार्कटिका पर रखा, उसकी विशालता को देखकर दूर दूर तक उसको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, नीला क्षैतिज दिखाई दे रहा था, अजीब निस्तब्धता, नीरवता थी, ना कोई मानव था, ना कोई पेड़ पौधा था, ना कोई शोर बोलता। इन सब चीजों को देखकर लेखिका स्तब्ध रह गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी। तो देखिए, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ, वाइट एक्सपेंस है, किसको? वाइट एक्सपेंस को देखकर, बर्फ के पहाड़ उनको देखकर, इनमें सबसे बढ़िया वाइट एक्सपेंस है भाई। ठीक है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन द एस प्रोग्राम? उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ये मैंने बड़े प्रश्न में भी रखा है इस प्रश्न को। टू, देखो इसमें ऑप्शन डी कलेक्ट हो जाएगा। टू एनेबल देम टू थिंक, उनको ये समर्थ बनाना है जिससे वो सोच सकें। क्या सोच सकें? डिफरेंटली टू सेव द प्लेनेट, कि धरती को बचाने के लिए लोगों से अलग सोच रख सकें। ठीक है, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। ये मैंने बड़े प्रश्न में भी रखा है भाई। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? भविष्य के लिए क्या संकेत हमें मिल चुके हैं भाई? मेल्टिंग ग्लेशियर, ये भी है भाई, भविष्य कैसा होगा? ग्लेशियर पिघलते रहे तो मारे जाएंगे। डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, नष्ट हो रही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक साइन है हमारे लिए, हमारा भविष्य कैसा होने जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, पृथ्वी रहने लायक ही नहीं रहेगी, इतना तापक्रम हो जाएगा। आपके भारत में भी तापक्रम 50 से ऊपर गया था, तो फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे हम लोग अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चलती रही? चलो भारत तो नहीं डूबेगा, लेकिन इंडोनेशिया, फ्रांस, ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और अमेरिका जैसे जो समुद्री तटों पर रहने वाले लोग हैं वो तो डूब जाएंगे भाई। श्रीलंका, ये लोग डूब जाएंगे। समुद्र का तल अगर बढ़ेगा, ये ग्लेशियर पिघलेंगे और ओजोन परत में क्षरण होगी तो अनेकों कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। ठीक है, तो ये भविष्य के लिए हमें संकेत मिल रहे हैं कि भाई हमारा भविष्य कैसा होने जा रहा है।
Why was Tisani Doshi filled with relief and wonder when she first set his foot on the continent? ये भी बड़े प्रश्न मैंने रखा है। किसको देखकर? क्यों भाई आश्चर्य में? टू सी इट्स वाइट एक्सपेंस, दूर दूर तक सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। बर्फ के बड़े बड़े विस्तार को देखकर आश्चर्यचकित हुई। दूसरा, टू सी इट्स वास्टनेस, इसकी विशालता, वास्टनेस माने विशालता, एंड इमेंस, इमेंस माने भी विशालता होती है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है भाई। वाइट एक्सपेंस, टू सी द आइसोलेशन, वहां एक खाकीपन था, न मानव था, न पेड़ पौधे थे, न शोरगुल था, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, से संसार से, है ना, बिल्कुल अलग थलग था। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट वन। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कंटिनेंट, कंटिनेंट पर, उस महाद्वीप पर पहुंचने पर फीलिंग कैसी थी? टू रिलीफ एंड अमेजमेंट, एक सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ था वह। व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ कंटिनेंट, वहां निस्तब्धता है, लेकिन ये निस्तब्धता, नीरवता या कहे जो साइलेंस है, उसको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? क्या? ये जब बड़े बड़े शिलाखंड आइस के वो टूटते हैं, वो करते हैं, क्योंकि वहां बर्ड्स तो इतने है नहीं, एनिमल्स इतने है ही नहीं, ह्यूमंस कहां है, ये तो सब गलत है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट वन। वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस, क्यों ज्यादा सफलता वाला माना जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट, गलत है भाई। गुड ट्रेवल फैसिलिटीज, गलत है, ये मुख्य उत्तर नहीं हो सकता। गुड फूड अरेंजमेंट, ये भी नहीं है। बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगस्टर, जो यंग पीपल थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, उनको दिखाया गया कि किस तरह से लाइफ चेंजिंग हो रही है, हमें हमारे पर्यावरण पर किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे, उनको उस एक्सपोजर में लाया गया, उनको ये दिखाया गया, अपनी आंखों से दिखाया गया। ये सबसे बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य था, जो सफल रहा था भाई। हाउ हैज द मैन क्रिएटेड रकस ऑन द अर्थ, तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग से नहीं होगा, विजिटिंग आइसलैंड, ये भी गलत है। बाय इंक्रोचिंग द अर्थ, दोहन करके नहीं भाई। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है भाई? माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, ठीक है। व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, टेम्परेचर विश्व का तापक्रम बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी है भाई। ये तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ये सब ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के कारण है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमारी अनेकों फैक्ट्रियां ऐसी हैं, हमारी मानव की एक्टिविटीज ऐसी हैं, और बढ़ती जनसंख्या। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है, कैसा है भाई? वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है अंटार्कटिका का? कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट, सबसे ज्यादा सूखा है, सबसे ज्यादा ठंडा है, सबसे ज्यादा हवादार है, ये सभी है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। अब देखिए 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका, तो इसमें 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड हैं, इसके अंदर समाये हुए हैं अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी जीव जंतु की या किसी भी वस्तु की अगर हमें आयु निकालनी है, कितना पुराना है, कब अस्तित्व में था, उसकी कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी हम आयु जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड इनकी लेयर्स में, अंटार्कटिका की जो आइस लेयर्स हैं उसमें संग्रहित हैं। What used to flourish on Antarctica years back? What used to flourish on Antarctica years back? अनेकों साल पहले अंटार्कटिका पर क्या फ्लरिश करते थे? फोना एंड फ्लोरा। वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, कौन सी जगह है जहां पृथ्वी की 90% बर्फ एग्जिस्ट करती है, वो कौन सा है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर। कहां? अंटार्कटिका में। वाई अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर क्यों है
बताइए, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, जब तक ही कोई चीज शुद्ध बनी रहेगी जब तक मानव नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है, हम उसको अशुद्ध कर ही देंगे। बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि अंटार्कटिका पर मानव का अस्तित्व ही नहीं है, इसी कारण वो अभी तक प्रेस्टाइन या प्योर शुद्ध अवस्था में है। भाई आप देखिए, हमने शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं उनमें आप कमती भर्ती कर सकते हैं, उन प्रश्नों को रखा है। देखिए 39वां प्रश्न देखिए, हाउ इज प्रेजेंट डे अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम गोंडवाना, कि आज का जो अंटार्कटिका है वो गोंडवाना से कैसे अलग है। भाई तो देखो, गोंडवाना वाज ए जाइंट अमलगेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत विशाल जुड़ा हुआ भूभाग था। कौन? गोंडवाना। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस समय जब गोंडवाना अस्तित्व में था उस समय जलवायु अधिक गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति अनेकों प्रकार के उस समय पृथ्वी पर मौजूद थी गोंडवाना पर। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर अबाउट 50 मिलियन ईयर्स, गोंडवाना का अस्तित्व 500 साल तक रहा। ये फलता फूलता रहा, थ्राइव्ड माने फलता फूलता रहा, थ्राइव्ड माने फलता फलना फूलना। सब्सिक्वेंटली व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट, फिर ऐसी कोई कालक्रम में घटनाएं घटी जिससे डायनासोर जो विलुप्त हो गई। एंड द एज ऑफ ममल्स हैपेंड, उसी समय स्तनधारियों का विकास हुआ। ममल्स माने स्तनधारी, ठीक है। द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कंट्रीज, उसी समय ये जो गोंडवाना था, बड़ा भूभाग था, वो अनेकों देशों में टूट गया और इसी के टूटने से अंटार्कटिका भी बना। उसी के टूटने से अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया, यूरोप, जो आज हम वर्तमान स्थिति देखते हैं वो बनी हुई। हाउ कैन ए विजिट टू अंटार्कटिका बी एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, अगर हम अंटार्कटिका का यात्रा करें तो वो हमारे लिए एक एनलाइटिंग एक्सपीरियंस क्यों होगा। बाय विजिटिंग अंटार्कटिका वन कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका की अगर यात्रा करेंगे तो हम अपनी धरती माँ के भूत, भविष्य और वर्तमान को जान पाएंगे। ए विजिट अलोंग विद द फ्यूचर जनरेशंस वुड मेक रियलाइज द कंडीशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और अगर हम भविष्य की पीढ़ी के साथ इसका यात्रा करें तो हम एक निचले स्तर से जान पाएंगे कि मुख्य समस्या की जड़ कहां है। इट विल हेल्प ऑल टू नो द कंडीशन एंड टेक अटमोस्ट केयर बिफोर इट बिकम्स टू लेट, और अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो वो कदम हम उठा पाएंगे जिससे धरती माँ का अस्तित्व बचाया जा सके, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। Why is visit to Antarctica important to realize the effect of global warming? अंटार्कटिका की यात्रा करें तो इससे ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां हम ग्लोबल वार्मिंग को रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द चेंजेस दैट आर पोजिंग थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी यात्रा करके हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें धरती को खतरे में डालने वाली हैं। Here we can see the changes very closely, क्योंकि यहां हम छोटे छोटे परिवर्तनों को बड़े बारीकी से देख सकते हैं। Like the melting of glacier, जैसे कि ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। In collapsing ice sheets, बड़ी बड़ी बर्फ की जो सीट हैं, है ना, वो पिघल रही हैं। In turn increasing the water level, और इससे क्या है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। And causing threat to the low lying areas, तो जो निचले समुद्री तल से जो निचले सदस्य हैं, एक ताइवो एक देश है भाई, वो तो समुद्र से केवल 2 मीटर ऊंचे है। तो अगर 1-2 साल में ऐसा मान रहे हैं, ताइवो एक देश है अफ्रीका में, वो तो बिल्कुल डूब ही जाएगा भाई, 2 मीटर है समुद्री तल से। इसी तरह इंडोनेशिया है, अनेकों है, वेस्ट इंडीज के जितने भी देश हैं आप देखिए, जमैका, ये तो डूब ही जाएंगे निश्चित अगर ये स्थिति चलती रही तो। हाउ इज अंटार्कटिका ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज? अगर क्लाइमेट चेंज पर कोई डिबेट करनी है, वाद विवाद करना है, तो अंटार्कटिका क्रूशियल, एक प्रमुख तत्व कैसे है भाई? अंटार्कटिका हैज बीन प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन डिबेट ऑन क्लाइमेट पैटर्न चेंज एंड इट इज द ओनली प्लेस वेयर द स्लाइटेस्ट ऑफ द चेंज, क्योंकि यही वो स्थान है जहां एक छोटे से परिवर्तन का दीर्घ
प्रभाव क्या होगा उसका अध्ययन किया जा सकता है अंटार्कटिका में जाके। कैसे कि स्लाइटेस्ट छोटे से छोटे ऑफ चेंज, छोटा सा जो परिवर्तन होता है, विल लीड ड्रास्टिक थ्रेट टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मानव जनसंख्या है उसके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट हैज बीन चेंजिंग वेरी फास्ट, पूरे विश्व की जलवायु बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। इफ दीज अफेक्टिंग लाइक दीज, it will soon affect the world's biodiversity and human and plant interdependence also will be affected। तो हमारी जो जैव विविधता है वो शीघ्र ही परिवर्तित हो जाएगी और इससे न केवल जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक दूसरे पर जो निर्भर करते हैं वो भी भाई प्रभावित होगा। तो पूरी मानव जाति ही प्रभावित होगी अगर हमने कुछ जल्दी ही नहीं किया तो। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? इसका उत्तर मैं अगले वाले में बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसको बड़े रूप में भी रखा है। फिलहाल अगर ये छोटे में आता है 20 से 30 शब्दों के लिए 2 नंबर का, तो आप ऐसे लिख देना और बाकी की इसकी संभावना बड़े प्रश्न के लिए होगी। तो मैंने आगे इसी प्रश्न को दोबारा से लिख दिया है, वहां आप इसको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the objective of the स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? देखिए ये प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव में भी रखा था, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी रखा था। तो अब यहां ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ नहीं है, उद्देश्य क्या था? स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था टू ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अर्ली एज, कि आगे भविष्य में जो हमारे भविष्य की जो पीढ़ी है और जो पॉलिसियां बनाएंगे, नीति निर्धारक जो आगे बनेंगे, उनको दिखाया जाए कि भाई जीवन कैसे जल्दी परिवर्तित होता है, छोटी छोटी घटनाओं से कैसे जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, उनको जल्दी हाई स्कूल लेवल पर दिखाया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। एट दिस एज The student were willing to learn and absorb the information। इस एज में हाई स्कूल लेवल पर सीखने की क्षमता अनंत होती है, उसका मस्तिष्क अनेकों चीजें सीख सकता है, तो उनको ग्रहण करने की, आत्मसात करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए यही तो है, एट दिस एज, इस उम्र में द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू लर्न, बहुत ज्यादा इच्छा है उनकी, बहुत बड़ी क्या क्यों कैसे होता है, उनको सीखने की ललक रहती है। एंड एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन, और वो आत्मसात करते हैं जो सूचनाएं उनको मिलती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट टूवर्ड्स इट, और उसी अनुसार वो कार्य करते हैं, क्योंकि कच्चे घड़े को जैसे बनाया जाए वैसे बन जाता है। वही मिस्टर जॉफ ग्रीन प्रोवाइडेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप ए रेस्पेक्ट टू अवर प्लैनेट। तो मिस्टर जॉफ ग्रीन जो इस स्टूडेंट ऑन आइस के हेड थे, मुखिया थे, कनाडा के थे, उन्होंने यही निश्चय किया कि भाई इनको वहां ले जाया जाए और उनको एक अवसर प्रदान किया जाए कि वो अपनी आंखों से देख सकें कि कैसे जलवायु परिवर्तित हो रहा है। उसी के अनुसार ये आज के जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, वो भविष्य में जो पॉलिसी मेकर बनेंगे, नीति निर्माता बनेंगे, वो उसी अनुसार ठोस कदम उठा सकें। ये इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य था। आप इसको 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा भाई। What are phytoplankton? आ गया है भाई, कई बार आ गया है, बड़े रूप में देख लेते हैं। How are they important for Earth survival? ये मैंने जब पाठ की समरी को बताया था ना आपको, तब विस्तार से बताया था, एक बार और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट वेरी फाइटोप्लैंक्टन इज ए सिंगल सेल प्लांट ऑफ द सी, समुद्र में पाया जाने वाला एक कोश की पौधा है भाई। These grasses of the sea feed the entire marine life of Southern Ocean। दक्षिण सागर में पाए जाने वाले जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं, उन सबके भोजन का आधार बनते हैं। कैसे? ये जो एक कोश की फाइटोप्लैंक्टन है वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अनेकों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, जो विभिन्न जीव जंतु जो छोटे हैं चाहे बड़े, उन सबके भोजन का आधार बनता है। These microorganisms require a low degree of temperature। अब जो एक छोटे से जो एक कोश की जीव है फाइटोप्लैंक्टन, इसके सर्वाइव होने के लिए, इसको बचे रहने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है।
देयर एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू द ओवरहीटिंग एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तापक्रम बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अब जब तापक्रम बढ़ेगा तो फाइटोप्लैंक्टन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जब वो फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएगा तो भाई दक्षिण सागर में पाए जाने वाले जीव जंतु भोजन कहां से ग्रहण करेंगे? वो सारे जीव जंतु मर जाएंगे। दिस चैप्टर सेंड्स ए मैसेज टू द रीडर्स, ये पढ़ने वालों को एक संदेश देता है ये अध्याय, दैट ह्यूमंस नीड्स टू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग, कि मानव को छोटी छोटी चीजों की परवाह करना सीखना होगा, छोटी छोटी चीजों को देखना होगा। दैट बिगर इश्यूज विल फॉल इन प्लेस, क्योंकि नहीं तो इसका जो परिणाम है बड़ा होगा। अगर छोटी छोटी चीजों की देखभाल हम नहीं करेंगे, इसका दुष्परिणाम बड़ा होगा। बहुत बड़ा संदेश है भाई। What is significance of the title Journey to the End of the Earth? इस पाठ का जो हेडिंग है ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है भाई? ये टाइटल की उपयुक्तता समझाइए भाई। ये जो शीर्षक है इसकी उपयुक्तता आपको समझानी है, क्या ये सही है? तो देखिए भाई। द टाइटल अज्यूम सिग्निफिकेंस एज द ऑथर ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका, ठीक है, विच इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का दक्षिणतम सिरा है, एंड ऑलमोस्ट अपीयर्स एट द एंड ऑफ इट, और ऐसा लगता है देखने पर कि धरती के दक्षिण के अंत में है अंटार्कटिका। एक तो कारण ये है भाई टाइटल की उपयुक्तता का। दूसरा देखिए, दिस चैप्टर इज ए मेमोर ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका विद हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन बोर्ड ऑन रशियन वेसल। ये जो पार्ट है वो लेखिका की 52 छात्रों के साथ जो एकेडमिक सर्कुलस की जलयान पर गई थी, उनकी यात्रा का जो अनुभव है, अनुभव के यहाँ ट्रेवल ब्लॉग है, यात्रा वृतांत है भाई। द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ वर्चुअली सिग्निफाइंग टू एंड्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। वैसे भी हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को हम क्या मान के चलते हैं? धरती का अंत मान के चलते हैं, तो ये दक्षिण में है भाई। द जर्नी टेक्स, इसके अलावा धरती का अंत कब मानेंगे? जो इतनी दूर चले जाए, इतनी दूर चले जाए, इतनी दूर चले जाए कि बहुत ज्यादा समय लगे, वहां मानव भी ना हो, अनेकों चीजों को पार करना पड़े, तो ऐसा लगेगा यार हम तो धरती के अंत पे आ गए, यहाँ तो कोई मानव नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। यहाँ कोई कैसे अस्तित्व में रहेगा जहां किसी चीज का अस्तित्व नहीं? वो धरती का अंत है। इसलिए ये टाइटल या शीर्षक है बहुत उपयुक्त है। तो देखिए, द जर्नी टेक्स द ऑथर अक्रॉस 9 टाइम जोन्स, इतनी बार आ गया है, रट लेना भाई, आएगा जरूर। 3 वाटर बॉडीज, 3 इकोसिस्टम and 6 checkpoints, which implies that almost the whole of the planet has been traveled before one reached to end of it. ऐसा लग रहा था लेखिका को कि अंटार्कटिका पहुंचने तक उसने सारे संसार को पार कर लिया है, इतनी चीजों को पार करना पड़ा, इसलिए उसका टाइटल द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रखा। ये 4 कारण हो गए। 5वां और देखिए, एज अंटार्कटिका इज एट वन एंड ऑफ द प्लेनेट, वैसे भी हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उसके अंत में ही है, दक्षिण में भाई। इट इज विदाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यहाँ ना कोई मानव का अस्तित्व है। देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ बहुत साधारण बायोडाइवर्सिटी है भाई, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है नहीं, जैव विविधता यहाँ नहीं है। नो साइन ऑफ बिलीबोर्ड्स और ट्रीज, ना कोई बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ना पेड़ पौधे हैं यहाँ। जब कुछ भी नहीं है तो ये धरती का अंत ही तो है, तो टाइटल उपयुक्त है। इट इज ए प्लेस फार फार अवे फ्रॉम द क्राउड नॉइज एंड पॉल्यूशन, ये बहुत 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 दूर है, किससे? भीड़ भाड़ से और पॉल्यूशन से बहुत दूर है, इसलिए धरती का अंत है। दस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज एन एप्ट टाइटल, बहुत उपयुक्त शीर्षक रखा है भाई। तो इसने हमने कारण लिख दिए, शानदार उत्तर लिखा है ना यार, धन्यवाद तो दे दीजिए, इतना अच्छा आंसर लिखा है मैंने, रट लेना इसको, आएगा। अगला 47वां प्रश्न देखिए, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका ही वो देश क्यों है, वो स्थान क्यों है, महाद्वीप क्यों है, जहां पृथ्वी के अतीत वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका इज
really the place to go to if we want to understand the earth's present, past and future. यदि हम धरती के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही वो स्थान है जहां हमें जाना होगा. It can tell us how our global took its present day shape. वहां जाकर ही आपको पता चलेगा कि हमारा जो आज विश्व है ना, जो इस रूप में है, ये कैसे अस्तित्व में आया था. It can tell us how there was a time when India and South America used to be a part of the southern supercontinent Gondwana. आप वहां जाकर ही पता लगा सकते हैं कि जब आपको पता लगेगा कि कैसे कभी भारत और दक्षिण अमेरिका एक ही सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के एक ही भूभाग में थे. देन अबाउट 1 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन वर्ष पहले की बात है, इंडिया पुश नॉर्थवर्ड. भारत में धक्का लगा कहां? उत्तर की ओर. एंड जैम्ड अगेंस्ट एशिया, और ये जम गया, जाके जम गया किसके साथ? एशिया के साथ. और इसके परिणाम क्या हुआ? हिमालय के. तो ये प्रश्न आ सकता है, हिमालय कैसे बने? तो देखो कैसे पढ़ेंगे. देन अबाउट 1 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन वर्ष पहले की बात है, इंडिया पुश नॉर्थवर्ड. इंडिया को क्या हो गया भाई? इंडिया में धक्का लगा कहां? नॉर्थवर्ड, उत्तर की ओर. एंड जेम्ड अगेंस्ट एशिया, और जम गया जाके एशिया के साथ, फॉर्मिंग द हिमालयाज, और इसी से हिमालयाज की उत्पत्ति हुई. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका मिल गया नॉर्थ अमेरिका से जाके. इट इज रिसीडिंग ग्लेशियर, और वहां जाके इट्स रिसीडिंग ग्लेशियर, वहां जाके आप देखेंगे कि कैसे ग्लेशियर पिघल कर गिर रहे हैं. एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ, और कैसे भरभरा के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं. कोलैप्स माने गिरना, टूट जाना. कैन गिव अस एन इंडिकेशन, तो ये हमें भविष्य के भी संकेत दे रहे हैं भाई कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है. ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो दे कैन टेल अस हाउ रियल द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ये वहां जाकर हमको पता लग जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो कैसे बढ़ रहा है. Thus, Antarctica is really the place to go if we want to understand the Earth's present, past and future. इसलिए अंटार्कटिका ही वह जगह है जहां हम पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं. अगले प्रश्न पर चलते हैं. What was the narrator's first emotion on facing Antarctica? अंटार्कटिका का सामना करने पर लेखिका की पहली इमोशन क्या थी, अभिव्यक्ति क्या थी, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या थी? The landmark of Antarctica were beautiful. सुंदर तो है ही भाई. The dazzling wide and vast landscape, चमकदार बड़े बड़े सफेद सफेद भूखंड. Horse eyes, आंखें टिकी रह जाती थी. After such a long journey, एक बड़ी यात्रा के बाद, Other was so relieved, उसको सुखद अनुभव हुआ. एंड प्लीज टू सेट हर फुट ऑन लैंडस्केप, और जब उन्होंने अपना पहला कदम अंटार्कटिका की भूमि पर रखा तो एक सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ. एंड ए वंडरफुल कंटिनेंट वेस्टोर्ड विद ब्यूटी नेम्ड अंटार्कटिका, तो एक सुंदर महाद्वीप जिसका अंटार्कटिका नाम है, उस पर जैसे ही कदम रखा लेखिका को बहुत सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ. द सेंस ऑफ अमेजमेंट was wonderful and the feeling of getting knowledge about the wondrous place was priceless. और वहां आकर सीखने की जो अनुभूति उनको हुई उसको सोच कर ही लेखिका गदगद हो गई. 49 प्रश्न जो मैं अभी बता रहा था कि छोटी छोटी चीजों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो बड़े सुखद परिणाम निकलेंगे, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो दुखद बड़े बड़े परिणाम निकलेंगे. वही प्रश्न है भाई. टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों की देखभाल करो. एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, बड़ी बड़ी चीजों की देखभाल अपने आप हो जाएगी. व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस कथन की उपयुक्तता को आपको बताना है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट, अंटार्कटिका के पर्यावरण के साथ इस कथन की उपयुक्तता आपको बतानी है कि छोटी छोटी चीजों की अगर आप देखभाल करेंगे बड़ी की अपने आप देखभाल हो जाएगी.
फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण दिया था ना मैंने, तो उसी को मैंने लिख दिया है भाई। देखिए, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इज ए रिलेवेंट स्टेटमेंट टू द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। A small environment change can give us rise to dramatic developments। छोटा सा भी अगर वातावरण में परिवर्तन होता है, उसका बड़ा दीर्घ परिणाम हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल बायोडाइवर्सिटी इन सिंपल इकोसिस्टम। क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत कम जैव विविधता है और उनका सिंपल इकोसिस्टम है भाई। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरमेंट दैट हैव बिग कंसिक्वेंस। अगर हमें छोटे छोटे परिवर्तनों का पर्यावरण पर असर देखना है तो अंटार्कटिका सही जगह है भाई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है, कंसीडर द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। दीज ग्रासेस ऑफ सी फीड एंड सपोर्ट द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन। मैंने अभी बताया था आपको। These single celled plant use the sun's energy to absorb carbon dioxide। ये छोटे छोटे एक्यूस की जो पौधे हैं, समुद्री घास है, इस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन भी देते हैं, अनेकों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो समुद्री जीव जंतु है ना दक्षिणी सागर में, उनके भोजन का आधार बनते हैं। यही बात मैंने लिख दी है। एंड मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है भाई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? पेड़ पौधे जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ और अनेकों कार्बनिकों का योग निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं भाई। ठीक है, पर्यावरण की प्रदूषणता को कम करते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं और कार्बन का उपयोग अपने भोजन के लिए कर लेते हैं भाई। साइंटिस्ट कॉशंस, चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक, दैट मोर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फोटोप्लैंक्टन। कि ओजोन परत का क्षरण इसी तरह होता रहा और अगर तापक्रम बढ़ता रहा तो फाइटोप्लैंक्टन की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित हो जाएगी, विच इन टर्न अफेक्ट द मरीन लाइफ फूड चेन। और इस तरह मरीन जो लाइफ है भाई, समुद्री जीव जंतुओं की जो जीवन श्रृंखला है या जैव श्रृंखला है, वो खतरे में आ जाएगी। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। तो एक बड़ा अलंकारात्मक भाषा है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग। अगर हम छोटी छोटी चीजों की देखभाल करेंगे भाई, एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है। व्हाट आर जॉब ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आईएस एक्सपीडिशन। ठीक है, ये मैंने फिर दोबारा या 3 बार, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ गया था, ऑब्जेक्टिव में भी और यहाँ भी है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जॉब ग्रीन लुक्स अपॉन स्टूडेंट एज ए इंपॉर्टेंट एंड रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, दे आर आवर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, हमारे भविष्य के नीति निर्माता बनेंगे स्टूडेंट। दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट, क्योंकि उनमें क्षमता होती है बहुत ज्यादा कि वो किसी चीज को आत्मसात करें, जल्दी सीखें और उसी के अनुसार कार्य विधि या क्रिया विधि करें या कार्य प्रणाली उसी हिसाब से वो संपादित करते हैं। दैट वाज व्हाई ही इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट। यही मुख्य कारण था कि उसने हाई स्कूल के स्टूडेंट को अपनी यात्रा में शामिल किया। बाय देयर विजिट टू अंटार्कटिका, क्योंकि वो अंटार्कटिका की यात्रा के द्वारा दे कुड सी फॉर देमसेल्व्स हाउ रियल द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। कि वास्तविक ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या है वो अपनी आंखों से स्वयं देख सकें, उसी के अनुसार वो नीति निर्धारित कर सकें। वो स्वयं जॉब ग्रीन उनको वहां ले जाकर दिखाना चाहते थे, यही कारण था भाई। हाँ भाई। एंड व्हेन दे ग्रो अप, और जब वो बड़े होंगे ये बच्चे यहां सीख कर जाएंगे, देख कर जाएंगे, और जब वो बड़े होंगे दे कुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप द हार्म, तो वे ठोस कदम उठा सकेंगे दैट आर बीइंग डन टू द अर्थ, जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे विल टेक स्टेप्स टू फाइट सच प्रॉब्लम, वो इन समस्याओं से लड़ने के लिए कुछ कदम जरूर उठाएंगे। एज द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, विस्फोट का कारण बन रही है भाई, उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। रीजन्स दैट जॉब ग्रीन इंक्लूडेड, इट वाज फॉर दीज एजुकेशनल रीजन्स। इसे पॉपुलेशन के साथ साथ अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फ्यूल, और
जीवाश्मी ईंधनों का जो हम अंधाधुंध जला रहे हैं या उनका दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको भी वो देख सकेंगे। इट वाज फॉर दीज एजुकेशनल रीजंस, यही शैक्षिक कारण थे दैट जॉब ग्रीन इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। ठीक है भाई, अब भाई देख लेते हैं क्या हमारा प्रश्न। देखिए, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस। अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए लाभकारी क्यों है। अंटार्कटिका ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड रिमेनिंग प्रेस टाइम, विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो शुद्ध अवस्था में है भाई। क्यों? क्योंकि नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, यहां कभी मानव आबादी नहीं रही थी। ठीक है, होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स कोल्ड कार्बन रिकॉर्ड, आधे मिलियन से पहले की साल तक के कार्बन रिकॉर्ड इसमें है भाई। ओनली प्लेस टू स्टडी अर्थ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, गिवन इनसाइट हाउ द अर्थ फॉर्म द कंटिनेंट एज दे आर टुडे। इसी से पता लग सकता है कि आज जो महाद्वीप और देशों की वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं वो कैसे अस्तित्व में आए, इनका अध्ययन हम वहां जाकर कर सकते हैं। टेल अस अबाउट रीडिंग repercussions of environmental change through the parable of phytoplankton। ठीक है, enable us to study problem of global warming, वहां हम अध्ययन कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग असर क्या है, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, आइस शेल्स कोलैप्सिंग, concept of evolution and extinction, significance of coralline folds and granite shields, ozone का, ये सब चीज का अध्ययन हम कर सकते हैं, इसलिए अंटार्कटिका का अध्ययन आवश्यक है भाई। How does the geological phenomena help us to know about the history of mankind। तो देखिए, geological phenomena give one an insight into why and how the present landforms came into being। ठीक है, अध्ययन करके ही पता लगेगा कि हम वर्तमान स्वरूप में कैसे आए। About 650 million years ago, 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है। There existed giant southern supercontinent गोंडवाना, उस समय गोंडवाना एक सुपर जो कॉन्टिनेंट था वो अस्तित्व में था। It thrived for 500 million years। इसका अस्तित्व कितने साल तक रहा? 500 साल तक रहा, 500 मिलियन साल तक, सॉरी। And finally it broke into separate countries as they exist today। और तब ये अनेक भौगोलिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो वर्तमान स्वरूप में टूट गया था जो आज है। बाय विजिटिंग अंटार्कटिका वी कैन सी फ्रॉम वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर हीडिंग। अंटार्कटिका जाकर अभी पता लगा सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम कैसे आए अस्तित्व में और हम किधर अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरलिन फूड्स एंड फ्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, ओजोन एंड कार्बन ऑल्सो। ये मैंने कई बार बता दिया, इसको ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना भाई। What are the indication for the future of mankind? भविष्य की मानवता के लिए या मानव जाति के लिए क्या संकेत हमें अंटार्कटिका पर मिल जाते हैं। Increase in population has lead to population boom। It has greatly depleted the resources of nature, destroyed forest, caused the extinction of certain wildlife। भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, इसने ना केवल प्रकृति के जो स्रोत है उनका दोहन कर लिया है, वनों को हटा दिया है और अनेकों जो वाइल्ड लाइफ है उनका अस्तित्व भी लुप्त हो रहा है इनके कारण। जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं यार अपने स्वार्थ के लिए, हाथियों को, शेरों को, बाघों को, कुल मिला के। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ। इतना ईंधनों को जलाया जा रहा है वाहनों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा और अन्य माध्यम के द्वारा कि ये कार्बन की परत चढ़ गई है पृथ्वी के चारों, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। अंटार्कटिका महाद्वीप का भी पर्यावरण इसके माध्यम से बढ़ रहा है, प्रदूषित हो रहा है। दिस इज क्लियर फ्रॉम रिसीडिंग ग्लेशियर एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्स। ठीक है, दीज ग्रेव इंडिकेशन डू नॉट ऑगर वेल द फ्यूचर ऑफ माइन। इतने जो गंभीर संकेत हमें मिल रहे हैं अंटार्कटिका पर जाकर, ये मानव जाति को बचाने के लिए भाई, अगर हमें बचाना है तो इसके लिए कुछ करना तो जरूर होगा, नहीं तो मानव जाति खतरे में तो है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं यही समाप्त। अब आप लोगों को बताना है कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। भाई सब लोग तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे जो कक्षा 12 की अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, या जिन्होंने इस वीडियो को देखा है
वही मुझे बता सकते हैं। तो आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।